नमस्ते, बुद्धागरा में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही आपको बचा सकता है। सबसे जरूरी पहले तो मास्क पहनना है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं। हमने एक मुहिम भी शुरुआत की है, #मास्क पहनो इंडिया। मास्क इस कोरोना से लड़ाई में आपको और आपके अपनों को बचा सकता है, इसलिए मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। किसानों को सौगात देने आए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने देशवासियों से टीका लगवाने की अपील की। पीएम ने लोगों से टीका लगवाने के बाद भी 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को हमेशा ध्यान में रखने की अपील की। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है। कोरोना की सेकंड वेव से मुकाबले में संसाधनों से जुड़े जो भी गतिरोध थे वो तेजी से दूर किए जा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम करने का प्रयास हो रहा है। टीका लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। कोरोना से देश में हुई तबाही पर पीएम मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि महामारी से अपनों को खो चुके लोगों का दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। गांवों में कोरोना का संक्रमण फैलने पर पीएम ने चिंता जताई। कहा कि गांवों पर और ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पीएम ने भरोसा दिलाया कि देश कोरोना को हराकर दम लेगा। इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी
आपसे यही उम्मीद है। इस मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग दूसरों की जान की परवाह किए बिना अपना फायदा ही सोच रहे हैं। पीएम ने राज्य सरकारों से जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने को कहा। इस संकट के समय में दवाइयां और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये मानवता के खिलाफ का कृत्य है। भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है। न भारत हिम्मत हारेगा और न कोई भारतवासी हिम्मत हारेंगे। महामारी से जारी सबसे बड़ी लड़ाई अब देश के लिए और मुश्किल हो गई है, क्योंकि कोरोना का कहर अब गांव-गांव तक पहुंच गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की कमी ने हरियाणा में मुसीबत को और बढ़ा दिया। हरियाणा के सोनीपत में 35 गांवों में कोरोना बम फूटा तो सरकार ने गांव तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिशें तेज कर दी। इसके लिए राज्य सरकार की कुछ बसों को एम्बुलेंस बना दिया गया। सरकार वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। गांव में कोरोना से हरियाणा में आफत। हरियाणा के कई गांव में फैली महामारी। सोनीपत के 35 गांव बने कोरोना हॉटस्पॉट। घर घर टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें तैनात। हरियाणा के सोनीपत में सूनी गलियां, बंद पड़ी दुकानें और सड़कों पर सन्नाटा उस खतरे की गवाही दे रहा है जिसके कहर से हर इंसान खौफ में है। कोरोना महामारी ने हरियाणा के सोनीपत के 50 गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि उनमें से 35 गांव कोरोना के हॉटस्पॉट बन गए। बताया जा रहा है कि सोनीपत के सिर्फ सिसाना गांव में ही बीते 13 दिनों में 21 लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन केवल 2 लोगों की मौत की वजह कोरोना बता रहा है और बाकी 19 लोगों की मौत की वजह अभी साफ नहीं है। लेकिन इससे दहशत तो बढ़ ही गई है। ऐसे में लोगों का आरोप है कि गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी महामारी पर भारी है। शासन की फॉर्मेलिटी है। अच्छा, क्या लगता है गांव की स्थिति कहीं इस तरह से चिंताजनक है? बिल्कुल चिंताजनक है। कोई सुविधाएं नहीं, फैसिलिटी नहीं, किसी को कोई सामान मुहैया नहीं हो रहा है। गांव में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बैठक कर गांव में सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दे दिए, जिसके मुताबिक गांव में थर्मल स्क्रीनिंग बढ़ाने और घर घर जाकर मरीजों की पहचान करने को कहा गया। इसके अलावा हॉटस्पॉट बन रहे गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सरकारी स्कूलों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाने की इजाजत दे दी गई। इतना ही नहीं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया कि ग्रामीण इलाकों में कोविड अस्पतालों की पहचान कर ली गई है और घर घर जाकर टेस्टिंग के काम के लिए 8000 टीमें तैनात कर दी गई। हर एक गांव को हम स्क्रीनिंग करेंगे, हर एक गांव में कमेटी बनाएंगे और जहां पे हॉट स्पॉट्स बने हुए हैं, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, उन गाँव में आइसोलेशन बेड स्थापित करेंगे ताकि जिसके घर पे आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उनको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे। और जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की या कोई और वजह है, वो हमारे हर एक सब डिवीज़न लेवल पे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं, DCHC, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में लोकल कमेटी होगी जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, पटवारी, नंबरदार, जो लोकल हैं वहाँ के वो फंक्शनरीज होंगे। गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के बीच लोगों को एम्बुलेंस की कमी से दो चार न होना पड़े, इसके लिए भी कदम उठाए गए। हरियाणा रोडवेज की जो बसें यात्रियों की भीड़ के साथ सड़कों पर फर्राटा भरा करती थीं, आज वो मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के काम में लगा दी गई हैं। गांव में एम्बुलेंस की कमी से जान का संकट पैदा न हो, इसके लिए फरीदाबाद में 5 सरकारी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया, जिसमें 4 बेड, 1 स्ट्रेचर और 2 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। ये बसें गांव में तैनात की गई हैं, जिसे कोविड सेंटर के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दी गई है।
4 बेड्स होंगे, तो एक साथ 4 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें पेशेंट को कैरी किया जा सकता है। अब जैसा ये गांव के अंदर भी फैल रहा है, तो गांव के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर इनको दिया जाएगा ताकि लोगों को इमीडिएटली मदद हो सके और इसको बाकी ठहरने के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा सकता है। एक तरफ गांव में तेजी से फैल रहे कोरोना ने सरकार को परेशान कर रखा है, तो वहीं हरियाणा में जारी किसानों का आंदोलन भी सरकार की फिक्र की बड़ी वजह है। हरियाणा सरकार को चिंता सताने लगी है कि धरना इसी तरह जारी रहा तो धरने पर बैठे किसानों पर भी कोरोना कहर बनकर टूट सकता है। लिहाजा हरियाणा सरकार ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। जैसे ही ये दूसरी लहर शुरू हुई थी, मैंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहाँ पर भेजा था कि सबके टेस्ट करा लिए जाएं और सबकी वैक्सीनेशन कर दी जाए। आंदोलन अपनी जगह है, वो आप करते रहें, लेकिन इस महामारी से बचना और दूसरों को बचाना ये आवश्यक है। एक तरफ महामारी का कहर है तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में जल्द से जल्द जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की चुनौती है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता कोरोना को हराने में कारगर साबित हो सकती है। कोरोना काल में मरीजों और उनके परिवार के लोगों को जरूरी मेडिकल उपकरण, इंजेक्शन और दवाओं को बांटने के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास से दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पूछताछ की। ये पूछताछ करीब 20 मिनट तक चली। श्रीनिवास के अलावा पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी संपर्क किया। यही नहीं, बीजेपी नेता हरीश खुराना से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। युवा कांग्रेस और कांग्रेस सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में इसी प्रकार सेवा करती रहेगी। हमें हथकड़ियां लगाइए, हमें जेल में डालिए, पर ऑक्सीजन दिलवाने, रेमडेसिविर का इंजेक्शन दिलवाने, वेंटिलेटर और बेड दिलवाने, भोजन दिलवाने और कोरोना मरीजों की मदद करने से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को आप कभी नहीं रोक पाएंगे। ये हमारा संकल्प भी है और हमारा दृढ़ निश्चय भी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ करने के बाद कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन से जुड़ी हुई डॉक्टर रेड्डीज लैब ने आज स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने की शुरुआत कर दी। जानकारी के मुताबिक स्पुतनिक वी की पहली डोज हैदराबाद में लगाई गई और इससे पहले डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जानकारी ये दी कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी की मंजूरी मिलने के बाद स्पुतनिक की डोज लगवाने का काम शुरू किया गया। डॉक्टर रेड्डीज लैब के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की एक डोज की कीमत करीब 1000 रुपए है। वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी कि अगले 15 दिनों में वो राज्यों को 1,92,00,000 कोरोना वैक्सीन देगी। केंद्र के मुताबिक राज्यों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। उधर ईद के मुबारक मौके पर लोगों से बार बार अपने घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके, लेकिन कुछ लोगों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमृतसर से सामने आई। वहां पर एक मस्जिद में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ जुटी। हालांकि इस दौरान ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। सिर्फ अमृतसर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई। वहां एक मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी और इस दौरान कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नजर नहीं आई। कई लोग बिना मास्क के भी नजर आए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ देखिए अमृतसर में भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए नमाज अदा करने के लिए, वहीं कुछ ऐसी ही तस्वीर आसनसोल से भी सामने आई। वहां पर भी कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। बहुत सारे लोग आपको तस्वीरों में भी दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर मास्क भी नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान नहीं। उधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ावा देने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए था। इसके लिए शहर के एमजी रोड पर एक मॉल में बने वैक्सीन केंद्र पर सिर्फ
200 लोगों को ही वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन वहां हजारों लोग अपनी गाड़ियों में पहुंच गए, जिसकी वजह से करीब 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आने लगी। उधर यूपी के भदोही में बिना वजह सड़कों पर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। राज्य में कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती लगाई गई है। लोगों से बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। भदोही में कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जब पुलिस वालों ने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनकी जमकर पिटाई की, फिर उन्हें घर वापस भेज दिया। नदियों में लाशों के बहने की खबरों की बाढ़ के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश गृह विभाग को जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक प्रदेश में एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस को सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाए। पुलिस बल नावों से पूरे प्रदेश की नदियों की निगरानी करेगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परंपरा के नाम पर कोई भी नदियों में शवों को ना बहाए। मुख्यमंत्री का यह भी निर्देश है कि प्रदेश में नदियों के किनारे बसे गांव और शहरों में ग्राम विकास अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से समितियां बनाकर यह पक्का किया जाए कि कोई भी शवों को नदियों में ना बहा सके। मृत्यु के बाद अंत्येष्टि के लिए सरकार ने धनराशि भी स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री का यह साफ निर्देश है कि आदेश तोड़ने वालों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं बिहार में गंगा नदी में बहते शवों के मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। पहले बक्सर में और अब राजधानी पटना के गुलाबी घाट में 2 शव बहते मिले हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से लोग बोरे में बांधकर शवों को नदी में फेंक कर चले जा रहे हैं। इस घटना का पता चलते ही प्रशासन फौरन हरकत में आया और नदी में शव फेंकने वालों की जांच शुरू की गई। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की वजह से 10 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और इन लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को आंख को निकालना भी पड़ा है। कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उद्धव सरकार ने टास्क फोर्स को जिला स्तर पर एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि ब्लैक फंगस के मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। ठाणे में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए विशेष अस्पताल, अलग ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर बनाने का निर्देश भी दिया गया। नासिक में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए। तो महाराष्ट्र में 2000 मरीज अभी ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और इसके लिए एहतियाती कदम राज्य सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। नौबत तो ये आ गई है कि लोगों को बचाने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ रही है। 10 लोगों की आंख पर असर पड़ा है। 2000 से ज्यादा केस अभी तक सामने आ चुके हैं। और अब बात कोरोना किलर कहलाने वाली दवा की, जो वायरस की कमर तोड़ने में सबसे कारगर साबित हो सकती है। कई दिनों से आप डीआरडीओ की देसी दवा 2DG के बारे में खबरें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लेकिन इस दवा को लेकर आपके मन में कई सवाल भी उठ रहे होंगे। न्यूज 18 ने डीआरडीओ की उस टीम से आपके हर सवाल का जवाब पूछा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के कहर के सामने डीआरडीओ ने हर मिशन में सभी मोर्चों पर अब तक फतह हासिल की है। तो क्या डीआरडीओ की देसी दवा 2DG भी कोरोना मरीजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगी? देखिए डीआरडीओ की दवा 2DG पर आपके सवाल और डीआरडीओ वैज्ञानिक के जवाब। कोरोना की देसी दवा 2DG का नाम सुर्खियों में, लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में सैकड़ों सवाल हैं, जिनका जवाब डीआरडीओ के वही वैज्ञानिक देंगे जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए ये संजीवनी बनाई। डीआरडीओ के वैज्ञानिक अनंत नारायण भट्ट 2DG दवा बनाने वाली टीम का हिस्सा है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये है कि इस दवा को कब ले सकते हैं। ये हमारा डॉक्टर रेड्डीज लैब और डीआरडीओ मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में ये दवा जो है वो बाजार में आ जाएगी। जहाँ तक अगर आप पेशेंट के स्टेज की बात कर रहे हैं कि किस स्टेज में पेशेंट ले सकते हैं, तो अभी ये हॉस्पिटलाइज सेटिंग के लिए ये परमिशन हमें मिली है। तो जब मरीज जब भी भर्ती होगा हॉस्पिटल में, अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, जैसा कि आप जानते हैं, ये आजकल जो मरीज भर्ती हो रहे हैं अस्पतालों में, उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 94 से बिलो या 90 से बिलो होती है। तो ऐसे सारे मरीज जो हैं
वो इस दवा को ले सकते हैं। और जैसे दवा के क्लिनिकल ट्रायल में परिणाम हैं, मुझे लगता है कि उन सभी को दवा लेने के बाद जल्द आराम मिलेगा। DRDO की 2DG दवा से मरीज कितने दिन में ठीक हो जाता है? क्या ये बहुत तेजी से असर करती है? 42% जो मरीज हैं, ये दवा लेने के तीसरे दिन तक उनको आराम मिल जाता है और उनकी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। और 1 या 2 दिन उससे या 3-4 दिन डिपेंड करता है, अलग अलग मरीजों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उनकी रिकवरी जो होती है वो उसके बाद सब्सिक्वेंट कुछ दिनों में हो जाती है। और ये जितने भी सिम्टम हैं उनके, वो स्लोली डिसअपियर होने लगते हैं और मरीजों को लगभग 5 से 7 दिन में लगभग पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। किसी भी दवा को लेकर उम्र का ख्याल रखना जरूरी होता है। ऐसे में DRDO की कोरोना वाली दवा क्या हर उम्र के मरीज पर असर करेगी? दवा है वो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूनतम उम्र थी वो 18 वर्ष थी और जो ट्रायल में जो पेशेंट रिक्रूट हुए उनकी जो सबसे अधिकतम उम्र थी वो 84 वर्ष थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इस स्पैन में 18 वर्ष से 84 वर्ष में लगभग सारे मरीजों पे दवा अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। कोरोना के इलाज में कई दवाओं की डोज मरीज की हालत के हिसाब से बदलनी पड़ती है। ऐसे में 2DG दवा की डोज को लेकर क्या सावधानी रखनी होगी? पानी में घोल के इसको लिया जा सकता है भोजन से 20 मिनट पहले, 20 से 30 मिनट, और शाम को भी, रात को भी, रात्रि भोजन से 20 से 30 मिनट पहले इस दवा को लिया जा सकता है। तो ये दिन में 2 बार ये दवा दी जाती है। गर्भवती महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा सकती, तो क्या DRDO की कोरोना वाली दवा को लेकर भी गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ पाबंदियां हैं? गर्भवती महिलाएं और लैक्टेटिंग विमेंस जो होती हैं उनके लिए ये दवा जो है वो वर्जित है। कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से लोगों को बेहाल कर दिया है, ऐसे में हर आदमी खुद को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन ये जानना भी अहम है कि 2DG दवा किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं एक है जिनको अभी ये दवा वर्जित है, और चूंकि क्लिनिकल ट्रायल 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों पे हुए थे, तो जो दवा अभी फिलहाल दी जाएगी वो 18 वर्ष और उससे ऊपर के लोगों को ही दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक उम्र की बात है, उम्र में कोई ऐसे कारण नहीं है कि 18 वर्ष से नीचे के लोगों को ये दवा कोई परेशानी पैदा करेगी। और इसके लिए अगर क्लिनिकल परीक्षण करने होंगे तो हम आवश्यक क्लिनिकल परीक्षण करेंगे और उसके बाद फिर इस दवा को हम शायद बच्चों के लिए भी, अगर परिणाम अच्छे मिलते हैं या अगर कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों में भी इस दवा से, तो हम ये शायद बच्चों के लिए भी ला सकते हैं ये दवा। क्या DRDO की कोरोना वाली दवा का कोई साइड इफेक्ट भी है? हमें कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आए, और एक DCGI की एक पैरामीटर होते हैं जिसमें एडवर्स इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं, और ये हमने ये सारी चीज़ें DCGI को रिपोर्ट की हैं, जिसके बाद ही DCGI ने हमें इस चीज़ की परमिशन दी है कि हम ये दवा को मंजूरी दी है, अनुमति दी है। तो दवा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो लोग कोरोना से पीड़ित नहीं हैं, क्या वो पहले ही इसे बचाव के तौर पर ले सकते हैं या नहीं? अगर कोई संक्रमित हो जाता है तो संक्रमण के लिए ये दवा जरूर कारगर होगी। हम कुछ ऐसे सॉल्यूशंस पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे शायद हम भविष्य में ऐसे मतलब शायद हम इसके परिणाम अभी नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आए। DRDO की ये दवा लोगों को खुले बाजार में मिल सकती है? अगर हाँ, तो कैसे? इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह तक ये एक छोटी खेप जो है वो बाजार में आ जाएगी, और कुछ अस्पतालों को जिन्होंने सबसे पहले ऑर्डर प्लेस किए हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को, और उसके बाद धीरे धीरे मतलब आती रहेगी दवा। प्रतिदिन कुछ न कुछ अमाउंट दवा का आता रहेगा बाजार में। लेकिन जून माह से ये बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर इसकी उपलब्धि इंश्योर कर रहे हैं हम, और उसके बाद ये दवा जो है बाजार में बृहत स्तर पे जून माह से आने लगेगी। क्या कोरोना किलर कहलाने वाली 2DG दवा के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो हॉस्पिटल के लिए है, तो हॉस्पिटल सेटिंग में इस दवा को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और उसके बाद भी जब ये होता है तो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे भी, इनफैक्ट कोई भी दवा जो है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए। DRDO की कोरोना फाइटर देसी दवा सरकारी अस्पतालों से हासिल करनी होगी या कुछ दिनों में ये हर अस्पताल में उपलब्ध होगी?
के हॉस्पिटल डॉक्टर रेड्डीज लैब से कांटेक्ट कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल भी, सरकारी सिस्टम भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी ढेर सारे लेटर्स लिखे हैं डॉक्टर रेड्डीज लैब को। अलग अलग जगह से डिमांड आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग हर तरफ से डिमांड आ रही है। ऐसा कोई एक फिक्स वो नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही डिमांड आ रही है या प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है। लगभग हर सेक्टर से डिमांड आ रही है। क्या आम दवाओं की तरह 2DG दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है? शुरुआत में पहले हॉस्पिटल्स की फार्मेसी में ही जाएगी और उसके बाद जब इसकी उपलब्धता प्रचुर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हाँ, ये फिर मेडिकल स्टोर्स पे भी शायद मिलेगा। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में DRDO की देसी दवा उन्हें कैसे दी जा सकती है? जो वेंटिलेटर पे मरीज होते हैं उन होती है जिसके द्वारा दवा, भोजन या सारा कुछ दिया जाता है ओरली। कोरोना महामारी को लेकर सारी दुनिया के वैज्ञानिक करीब 1.5 साल से दिन रात कारगर दवा और वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। ऐसे में DRDO को 2DG दवा के क्लिनिकल ट्रायल से लेकर फाइनल नतीजे मिलने में क्या क्या मुश्किलें पेश करनी पड़ी। ये दवा का जो इसके शोध का कार्य शुरू हुआ था, ये अप्रैल और मई के महीने में शुरू हुआ था और हमें कुछ अनुमति लेनी पड़ी और उन अनुमतियों के आधार पे हमने मई में सबसे पहले इसको CCMB हैदराबाद में इसके लेबोरेटरी टेस्ट किए और लेबोरेटरी टेस्ट में हमारे CCMB हैदराबाद में बहुत अच्छे परिणाम मिले और उसके बाद इस दवा को हम फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति हमें मई 2020 में मिली और उसके बाद फिर फेज 2 ट्रायल भी 2 चरणों में हमने पूर्ण किया और उन दोनों फेज 2 ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिली और फेज 3 ट्रायल जो है वो मार्च तक चला है और ये सारा डेटा एनालिसिस करके फिर हमने DCGI से रिक्वेस्ट किया कि हमें अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और हमें इसको प्रेजेंट करने की अनुमति दी जाए और DCGI ने हमें अनुमति दी। उसके बाद हमने प्रेजेंट किया जिसके आधार पे हमें DCGI ने मंजूरी दी। जो लोग कोरोना के अलावा कुछ और बीमारियों से पीड़ित हैं, क्या उन्हें 2DG दवा दी जा सकती है या नहीं? क्लिनिकल ट्रायल में कुछ मरीज होते हैं जिनको एक्सक्लूसिव, जैसे एक CKD एक डिजीज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सिर्फ वो ऐसे मरीज रखे गए थे उसमें और अनकंट्रोल डायबिटीज, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, तो ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर लोगों को ये दवा दी जा सकती है। कोरोना के इलाज में रामबाण कहलाने वाली DRDO की दवा के काफी कारगर होने का दावा है, इसलिए सवाल ये है कि इसकी कीमत कितनी होगी। प्राइसिंग का निर्धारण होगा, वो भी मुख्य रूप से डॉक्टर रेड्डीज लैब को ही करना है क्योंकि उनको अपने खर्चे देखने होंगे कि रॉ मटेरियल कितने का उपलब्ध हो पा रहा है और कितना उनका खर्च आ रहा है। लेकिन ये इंश्योर रहिए कि इससे गवर्नमेंट जुड़ी हुई है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जो दवा हो ये लोगों की पूर्ण रूप से आम जनमानस जो है भारत का, उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। DRDO की 2DG दवा कोरोना की दूसरी लहर में देश के लिए इस मुश्किल दौर में बड़ी उम्मीदें लेकर आई है। हम आशा करते हैं कि जिस तरह अब तक DRDO ने कोरोना की जंग में हर मुश्किल को हल किया है, उसी तरह 2DG दवा भी कोरोना की कमर तोड़ने में कामयाब होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है। देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर विदेशों से भी लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं और इसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का 4 एयरक्राफ्ट सिंगापुर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचा। इन्हें जल्द से जल्द क्लियरेंस देने की प्रक्रिया कस्टम विभाग ने शुरू कर दी है, जिससे सही समय पर यह ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीजों के काम आ सकेंगे। तमिलनाडु के लिए लाए गए इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारा गया। उधर गोवा में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई का आरोप है कि बीती रात 1 बजे से 6 बजे के बीच गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 13 और मरीजों की मौत हुई है। विजय सरदेसाई का दावा है कि गोवा मेडिकल कॉलेज में अब तक कुल 75 लोगों की मौत हो चुकी है। विजय सरदेसाई के मुताबिक 10 मई को 26
11 मई को 21 और 12 मई को कोरोना के 15 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई और ये मामला पहले से ही बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच गोवा सरकार ने भी पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। 75 people have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically, mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. गोवा मेडिकल कॉलेज में 75 मरीजों की मौत का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में पहुंच गया है। गोवा रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही मरीजों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने गोवा सरकार से जवाब तलब किया है। इसके जवाब में गोवा सरकार का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हो रही मौतों के मामले को गंभीरता से ले। आज इस मामले में एक बार फिर सुनवाई होनी है। इस बीच गोवा सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी के गांवों में कोरोना से निपटने के लिए यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऐसे अस्पतालों में बदलने का फैसला लिया जहां पर 50 बेड उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सुविधा मौजूद रहेगी। इसके अलावा योगी सरकार ने निर्देश दिए कि सामुदायिक अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी। यूपी सरकार ने 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए ऑर्डर भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के 228 गांवों में कोरोना बुरी तरह फैल चुका है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोरोना की रफ्तार ना तो कम हो रही है और ना ही मौतों का सिलसिला थम रहा है। कोरोना की रफ्तार थामने के लिए प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम की 70 गाड़ियां लगा रखी हैं। करीब 5,000 कर्मचारी गांव-गांव जाकर कोरोना मरीजों की पहचान कर रहे हैं। उन्हें मेडिकल किट मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। आगरा के गांव में भी कोरोना फैल रहा है और अब तक 228 गांवों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं ये पथौली गांव है, ये वही गांव है जहां मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया था और कोरोना पीड़ितों से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री योगी का एक खास निर्देश था कि सभी लोग जो है मास्क जरूर लगाएं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ इस गांव में निश्चित रूप से सीएम की अपील का व्यापक असर पड़ा है और आप जितने लोग दिखेंगे सबके सब मास्क लगाए दिखेंगे। और गांव में गांव निगरानी समितियां जो बनाई गई हैं तो उनको जो है हर जगह 690 गांव जो हैं तो वहाँ जो निगरानी समिति है उसका काम यही है कि जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनकी जानकारी रखना और साथ ही साथ कुल 4,890 कर्मचारी तैनात किए गए हैं आगरा के 690 गाँव में। तो निगरानी समिति का काम अहम हो गया, ये बात सीएम ने भी कही है। और यहाँ इस गांव में देखिए प्रॉपर टीम तैनात है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ चित्रकूट जेल के भीतर गोलीकांड हुआ। चित्रकूट जेल में अपराधियों के बीच हुई खूनी संघर्ष में 3 बड़े अपराधी मारे गए हैं और सूत्रों के मुताबिक चित्रकूट जेल के भीतर डबल मर्डर के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के कैदी ने फायरिंग करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े गैंगस्टर मिराजुद्दीन और मुकीम काला की हत्या की है। शुक्रवार की सुबह अंशुल दीक्षित ने मौका पाकर पिस्तौल से मुकीम काला और मिराजुद्दीन को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जब तक सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, अंशुल ने कई राउंड गोलियां वसीम और मिराजुद्दीन पर दाग दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने अंशुल को ललकारा और आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने सुरक्षाकर्मियों पर फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में वो पुलिस की गोली से मारा गया। बताया जा रहा है कि बनारस से जेल भेजा गया मिराजुद्दीन मुख्तार अंसारी का खास गुर्गा था। इस फायरिंग में 2 कैदी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। 9 बजे के करीब जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। असम के नगांव जिले के जंगल में बिजली गिरने की वजह से 22 हाथियों की मौत हो गई। बताया गया ये घटना एक दिन पहले दोपहर में हुई, जिसका पता चलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया।
फौरन वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां 2 झुंड में हाथियों के शव मिले। इनमें 14 हाथियों के शव पहाड़ी के ऊपर मिले, जबकि बाकी हाथियों के शव पहाड़ी के निचले भाग में मिले। और एक बड़ी खबर हरियाणा के पलवल से, जहां एक लड़की के गैंगरेप की घटना सामने आई। गैंगरेप का आरोप 25 लोगों पर लगा। 3 मई को हुई वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की तलाश तेज है। आरोप है कि गैंगरेप के बाद लड़की की तबीयत खराब होने पर आरोपी उसे कार में बदरपुर बॉर्डर पर छोड़कर फरार हो गए। परसों ये हमारे पास दरखास्त देने के लिए आई है अपने वकीलों के साथ। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। गांव रामगढ़ में लेके गया था अपने टूवेल पे, फिर उधर उसका भाई आ गया समुंदर, वो फिर लेके गया। उसके दोस्त कितने थे कितने नहीं थे, ये जांच का विषय है।